आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, कितना सफल हो पाई हैं आप? देखिए, प्रतिपक्ष में रहकर काम करना बड़ी टेढ़ी खीर है। जितनी भी महिला विधायक हैं, सबसे ज़्यादा सवाल आप करते, इनमें से कौन सा वो सवाल है जिस पर मंत्रियों द्वारा संतोषजनक उत्तर मिला हो आपको? देखिए, इन्होंने तो काम किया नहीं, इसलिए हमारे प्रश्न लगे हैं। सरकार के भी अब 5 साल होने वाले हैं, कितना नंबर देंगे? क्या लगता है कितना सफल हो पाई है सरकार आपके दृष्टि? देखिए, मेरे विधानसभा की जनता को तो 1 रुपए का लाभ इस सरकार के माध्यम से नहीं हुआ है, तो मैं तो इनको अभी भी 0 नंबर पर रखना चाहती हूँ। यहाँ पे क्योंकि करारी हार हुई थी पिछले बार, और इस बार भाजपा चाहेगी कि कम से कम मजबूती से अपना किला फतह करें। हम तो पूरे काम 90 सीटों में कर रहे हैं, ऐसा ना हो 90 की 90 सीट भाजपा की आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है ये हम चला रहे हैं, और इसी क्रम में हम आ पहुंचे हैं धमतरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है। यहां पर अंगार मोती, बिलई माता से लेके गंगरेल बांध को आप जानते हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति अलग ही तरह की मिजाज वाली है, क्योंकि यहाँ के लोग हर साल हर पंचवर्षीय में नए नए प्रत्याशी को चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजते हैं। साथ ही साथ उनके मुद्दे भी अलग अलग रहते हैं। लेकिन इस बार चुनावी माहौल क्या है, यहाँ से इस समय बीजेपी से रंजना साहू जी विधायक हैं, और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। यहाँ के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब बुनियादी मुद्दे आखिरकार किन किन चीज़ों पर यहाँ की जनता खुश है, नाखुश है, सरकार की योजनाएं यहाँ तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही हैं, इन सब पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं रंजना साहू जी, बीजेपी विधायक। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैम, हम जानना चाहते हैं आपके जीवन के बारे में, चूँकि हमारी कोशिश रहती है कि एक विधायक के जीवन में जब वो राजनीति में आए हैं उससे पहले उनका जीवन कैसा रहा है, आपका जीवन कैसा रहा है? पहले से राजनीति में आने का था, स्कूल लाइफ से ही ऐसी थी, या फिर कैसे शुरुआत हुई इसकी? मैं तो एक बड़े संजोग के साथ सार्वजनिक जीवन में मैंने कदम रखा है। मैं शुरू से मैं गृहिणी रही हूँ। बहुत ज़्यादा राजनीतिक इंटरफेयर या कोई बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें नहीं रही हैं। लेकिन एक चूँकि भाजपा की सरकार रही, और सबसे अच्छी बात ये है कि 50% जो महिला आरक्षण में है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को आगे आने का अवसर मिला। चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, पंचायती राज में जनपद चुनाव लड़ने का मौका मुझे मिला, जनपद की अध्यक्ष मैं रही, और वहीं से राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैंने की है। तो लगातार फिर लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, जनता का आशीर्वाद मिला, और आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जी, आपकी शिक्षा को लेकर मैं देख रहा था आपका पोर्टफोलियो, उसमें आपने राजनीति में आपने MA किया है अर्थशास्त्र में। उससे पहले देख रहे थे कि NCC आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ी हुई थी। उसमें जो दुर्गा विंग होता है, जी, दुर्गा वाहिनी विंग, तो वो अनुभव कैसा रहा? वहाँ से प्रेरणा मिली यहाँ पे राजनीति में आने का, फिर कैसा था? देखिए, कहा जाता है बच्चों को जो शिक्षा संस्कार जो दिए जाए, वो आगे आपके बड़े काम आता है। देशभक्ति की सेवा भाव जिस व्यक्ति के मन में शुरू से यदि आप डालते हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आगे बढ़कर वो चीज़ें फलीभूत होती है। स्काउट है, NCC है, रेड क्रॉस है, NSS है, ये सारी जो संस्थाएं हैं वो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। एक छोटी सी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी NCC है। जैसे बच्चों को हम NCC जब बच्चे लेते हैं तो उनमें एक जो जोश रहता है कि हमें कुछ करना है, मातृभूमि के लिए कुछ करना है, तो ये भाव बच्चों में भरता है। और ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी के माध्यम से, छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से बच्चों के मनोबल को हम बढ़ाते हैं। मैं भी संघ की एक छोटी से कार्यकर्ता के रूप में दुर्गा वाहिनी की सदस्य मैं रही, फिर NCC, NSS, ऐसे सभी संस्थाओं में छोटे छोटे हमने स्कूलों में काम किया है, और वहाँ से फिर एक मजबूत क्षमता फिर हमको मिली। और निश्चित रूप से चूँकि लोग चाहते भी हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं जब आगे आए तो समाज के एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वो अपने बच्चों को देखना चाहते। तो राजनीति में आने का जो
आप इससे पहले जनपद अध्यक्ष भी रहीं, वहाँ तक पहुँचने का आपका सफ़र कैसा रहा? कैसे शुरुआत हुई? घर से माहौल ही ऐसा था कि शुरुआत से ही आपने सोचा था? जी। कब मिलता है कि जन्मभूमि जहाँ हो वो आपकी कर्म भूमि भी हो। तो वो सौभाग्य मुझे मिला है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता का सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। मैं जनपद सदस्य से अध्यक्ष के दायित्व पर रही और लगातार गांव के दौरे करना, लोगों से मिलना, ये सारी एक्टिविटी रही है। और ये तो एक ये कहा जाए कि क्षेत्र महिला हुआ, क्योंकि मेरे श्रीमान जी शुरू से वो राजनीति में रहे। एक छोटे से भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने काम की शुरुआत की और सदस्य जो कि क्षेत्र उनका महिला आरक्षण हुआ। मैंने पहले ही कहा कि भाजपा के समय से ही 50% आरक्षण पंचायती राज में मिला है, तो उसी आरक्षण के तहत हमको भी आगे आने का अवसर मिला है। ये तो आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में हमने जानने की कोशिश की। अब थोड़ी सी राजनीतिक सवाल पे आते हैं। आप लगभग 5 साल होने वाले हैं विधायक के पद पे रहते, कितना संतुष्ट हैं आप अपने काम को लेकर? चूँकि भाजपा से हैं आप और सरकार यहाँ पे कांग्रेस की है, तो ये योजनाओं का जो क्रियान्वयन है ठीक से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, कितना सफल हो पाई हैं आप? देखिए, प्रतिपक्ष में रहकर काम करना बड़ी टेढ़ी खीर है और जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयास हम करें कि जनता की मांग को पूरा किया जा सके। यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा बिजली मकान, रोड से लेकर जितनी आप छोटे से छोटे गली मोहल्ले में भी चले जाएं, रोड है, नाली है, बिजली है, ये सारी मूलभूत चीज़ें हैं। और निश्चित रूप से जो सरकार की योजनाएं होती है वो अंतिम छोर के बैठे हुए हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, ये एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। हमने पूरा प्रयास किया कि शासन की सभी योजनाओं को अंतिम छोर के बैठे हुए हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। देखिए, निर्माण कार्य के संबंध में यदि आप बात करेंगे तो सीधे सीधे मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रदेश की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति खत्म हो गई है निर्माण कार्य कराने के लिए। आप यदि धमतरी पहुँचे होंगे, आपका बहुत स्वागत है। और आपने धमतरी में रोड कम और गड्ढे ज़्यादा देखे होंगे, तो ये दयनीय स्थिति धमतरी की है। हम पौने 5 साल तक हम सरकार से मांग करते गए। आपने हमारे किसान भाइयों के वर्ग को देखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी किसान भाई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनकी मांगें भी पूरी नहीं हुई हैं। निर्माण कार्य में आपको मैं बता दूं कि एक भी ऐसा संतुष्टिपूर्ण निर्माण या रोड कार्य नहीं हुआ है जिसे सरकार ये कह सके कि ये रोड हमने दिया है। आप नए निर्माण तो छोड़िए, जो पुराने रोड हैं उनके भी नवीनीकरण, रिपेयरिंग, मरम्मत के लिए सरकार ने पैसे नहीं भेजे। तो ये प्रदेश सरकार की स्थिति है। आप तो नई उम्मीद सरकार से छोड़ दीजिए कि कोई नया काम हमको धमतरी के लिए दिया जाएगा। तो विपक्ष में है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि जनता की मांग पूरी हो, उनको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। बाहर तो सार्वजनिक मंचों में मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, तो पैसे की कमी नहीं है तो आप हमारे रोड के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? अन्य जो आवश्यकता है, धमतरी की मेडिकल कॉलेज की मांग धमतरी के लिए थी, वो हमको नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की थी कि फुट पार्क बनेगा श्याम तराई में, अभी तक कोई फुट पार्क का पता नहीं है। तो देखिए, जनता समझती है, आप केवल झूठे वादे या घोषणा कर देने से जनता संतुष्ट नहीं होती। वो कार्य जब तक फलीभूत नहीं होंगे, ज़मीनी धरातल स्तर पर नहीं पहुंचेगा, उससे लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। जी, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा ये भी है यहाँ पे महानदी पर रेत खनन को लेकर, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में रहता है, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रयास आपने किया है? कि आप यदि सदन की कार्यवाही देखते होंगे, आप तो मीडिया जगत से हैं, तो हर बार रेत से संबंधित मेरे प्रश्न लगे हैं, पर सरकार का संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है। और लगातार जो अवैध उत्खनन, ये अभी नई बात नहीं है, पिछले 5 सालों में ये चलते आ रहा है कि किस तरह गुंडे यहाँ की रेत खदानों का संचालन कर रहे हैं। हमारे तो एक जिला पंचायत सदस्य की नौबत ऐसी आ गई थी, उनकी स्थिति ऐसी आ गई थी कि उनको मार पड़ी, रेत घाट में उनको
मार डालने की प्लानिंग रही। तो ये गुंडागर्दी धमतरी में चल रही है, अवैध रूप से खदानें संचालित हो रही है। अधिकारी कुछ कहते नहीं हैं क्योंकि अधिकारी भी ऊपर वालों के हाथ से मजबूर है। कोई खुलकर कोई बातें कोई कहना नहीं चाहता, जनप्रतिनिधियों की बात कहीं पर सुनी नहीं जाती। तो सीधे सीधे जो संचालन हो रहा है वो प्रदेश की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में ये संचालन हो रहा है, और इस संचालन को प्रशासन भी और जिला का कलेक्टर भी नहीं रोक पा रहा है। ये स्थिति धमतरी की है। आप सबसे ज़्यादा सवाल सदन में करती हैं। अभी हाल ही में हम रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें जितनी भी महिला विधायक हैं सबसे ज़्यादा सवाल आप करते हैं। मेरे पास जो फिगर आया है उनमें 512 सवाल हैं। इनमें से कौन सा वो सवाल है जिस पर मंत्रियों द्वारा संतोषजनक उत्तर मिला हो आपको? देखिए, इन्होंने तो काम किया नहीं इसलिए हमारे प्रश्न लगे हैं, क्योंकि प्रश्न तभी लगाए जाते हैं जब आपके क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण मुद्दे हों जो आप सरकार से सुनना चाहते हैं कि आपने ये नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो एक भी उत्तर सरकार का ऐसा नहीं रहा, क्योंकि ये तो केवल हमको आश्वासन देते रहे, ये काम हो जाएगा, ये रोड आपका बन जाएगा, ये काम आपके हो जाएंगे। तो इस तरह का केवल और केवल हमको 4.25 साल में सरकार से केवल आश्वासन मिला है, अभी तक कोई काम नहीं हुए हैं। क्या लगता है इसके लिए कौन संरक्षण, या फिर स्थानीय लोगों की जो सहभागिता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, या फिर सरकार मजबूती से इस पर ध्यान नहीं दे रही, या फिर मिलीजुली सरकार? देखिए, मैंने पहले कहा मैं तो प्रतिपक्ष में हूँ, जी। और जितना हो सके मैं जनता की मदद से अधिक विषय को विधानसभा में रखने का प्रयास करती हूँ। लेकिन धमतरी के बारे में कहूँ, कांग्रेस संगठन के जो महत्वपूर्ण पदों को जिन्होंने धारण किया है, धमतरी की राजनीति जो रायपुर तक अपनी बताते हैं, उनका 1 रुपये का योगदान धमतरी में नहीं है। यदि धमतरी से इतना प्रेम होता तो वो धमतरी के विषय को अपने मुख्यमंत्री के सामने रखते, वो बताते कि धमतरी की ये बड़े काम हैं, विधायक उनकी नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन ये काम धमतरी के होना चाहिए क्योंकि ये काम सीधे जनता से जुड़े हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। यहाँ की जो बातें करते हैं, जो प्रदेश संगठन के नेतृत्व में जिनका बोलबाला है, जिनका चलता है, मुख्यमंत्री के खास जो कहलाते हैं, उनको भी धमतरी से प्रेम नहीं है। इसके पीछे एक कारण जो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे हर साल यहाँ के लोग नए चेहरे को जगह देते हैं, लेकिन जिनको जगह देते हैं उनकी सरकार नहीं बन पाती। तो ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये कोइंसिडेंस हो रहा है धमतरी के साथ, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जितनी मजबूती से सदन में अपने विषयों को रखेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फल उसका मिलता है। आप जितना अधिक सदन में मुखर होंगे, हर चीज़ों में सरकार का यदि ध्यान नहीं रहता, लेकिन आपका दायित्व है कि आप सरकार की ओर उन चीज़ों का ध्यानाकर्षण कराएं। तो अपनी जिम्मेदारी को यदि आप निभाते हैं तो बखूबी कहीं ना कहीं प्रतिफल उसका मिलता है। रही आप बात जो कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है। तो धमतरी के लिए मेहनत हो रही है, यहाँ के लोग भी उन चीज़ों को समझ रहे हैं। भले अभी सरकार नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि यहाँ के लोगों की मांग के अनुरूप जो कुछ बड़े कार्य हैं वो कामों को पूरा किया जाए, ये हमारी मंशा रही है। मैं आपको बता दूं, धमतरी नगर निगम के विषय में आपने एक भी विषय को नहीं छेड़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं, धमतरी बहुत बड़ा नगर निगम है और यहाँ पर भी 1 रुपया का काम नगरीय प्रशासन मंत्री के माध्यम से यहाँ पर नहीं मिला है। 1 रुपये का काम, जितने काम आप हो रहे हैं 14 वित्त और 15 वित्त के पैसे से, केंद्र की सरकार के पैसे से यहाँ पर काम हो रहे हैं। अभी तक धमतरी में देखा जाए, ना तो प्रभारी मंत्री जी का दौरा एक बार भी हुआ है, ना तो नगरीय प्रशासन मंत्री जी का दौरा एक बार हुआ है, ना तो पंचायती ग्रामीण विकास मंत्री का दौरा एक बार भी हुआ है। यदि आप सही में चिंतित हैं पूरे प्रदेश को लेकर, तो कितनी बार इनका दौरा हुआ है और कितनी बार मजबूती से धमतरी के विषय को लिया गया, कब उनको ध्यान दिया गया, तो ये अभी तक नहीं हुआ है इस प्रदेश कांग्रेस की सरकार में। सरकार के भी अब 5 साल होने वाले हैं, कितना नंबर देंगे? क्या लगता है किन योजना वो लोग बना रहे हैं, कितना सफल हो पाई है सरकार आपके दृष्टिकोण से? मेरी विधानसभा की जनता को तो 1 रुपये का लाभ इस सरकार के माध्यम से नहीं हुआ है, तो मैं तो इनको अभी भी 0 नंबर पर रखना चाहती हूँ। कोई बड़ी उपलब्धि इनकी नहीं है कि हमको धमतरी के लिए कुछ, एक रोड के लिए हम तरस गए,
जो एडीबी में जो रोड शामिल है, ये कहकर माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी हमको 5 साल तक, 4.5 साल तक आश्वस्त करते गए, तो इन्होंने जो कहा वो भी नहीं किया। इन्होंने हमें आश्वस्त किया था, वो काम भी इन्होंने नहीं किया। मुख्यमंत्री जी की भी कुछ घोषणाएं रही, वो घोषणाएं भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तो इस सरकार को तो 0 ही नंबर देना चाहिए, इससे ज़्यादा के लायक है भी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले संविदा कर्मी हड़ताल पर थे, लेकिन अभी मानसून सत्र में 27% उनका जो वेतनमान है बढ़ा दिया गया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो लॉलीपॉप पकड़ाने लायक है, जी। क्योंकि मांग कुछ और है। व्यक्ति को जब भूख लगती है, तो भूख लगने के समय आप उसको रोटी देंगे, तब उस रोटी का महत्व है, तब उसका पेट भरेगा। जो चीज़ की मांग वो कर रहे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि 27% आप ये बढ़ा दीजिए। उन्होंने तो ये कहा ना कि हमको नियमित कर दीजिए, जो संविदा कर्मी है उनको नियमित कर दीजिए। तो इन्होंने तो नियमित करना तो बड़ी दूर की बात है। स्वामी आत्मानंद स्कूल है, आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी अनियमित कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। तो आपने पुराने को तो नियमित नहीं किया, बल्कि नई भर्ती आप यदि कर रहे हैं तो कब उनको हटा दें, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह की ये सरकार चल रही है, यानी टोटल लोगों के साथ धोखा और धोखा। राजनीति से थोड़ा समय हट के एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अभी आपने देखा कुछ दिन, चूँकि आप एक महिला हैं और प्रदेश में आप एक प्रवक्ता भी हैं, मैं यहाँ पे एक राजनीति से हट के, आप एक कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए, आप भी एक महिला हैं। मणिपुर की हिंसा आपने देखी, कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया, मैं उस पर आपका जो दृष्टिकोण है जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये देश ऐसा है जहाँ पहले कहा जाता है कि यत्र नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये वही देश है जहाँ हम कहते हैं कि द्रौपदी अहिल्या तारा कुंती मंदोदरी च पंचकन्या शिवतन महापापो विनाशकम। ऐसे देश में इतना शर्मसार करने वाला वीडियो, आप इसको कैसे देखती हैं? चूँकि आप भी किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ हैं, तो मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। यहाँ पे किसी बीजेपी कांग्रेस से हटके थोड़ा सा सवाल है मेरा। और क्या इसके उपाय होने चाहिए? अगर ऐसी घटना होती है तो आपके नज़र में इसके लिए क्या ऐसे उपाय होने चाहिए जिनको ऐसे कठोर से कठोर सजा, या फिर हमारे समाज में ऐसा क्या कानून हम बनाएं, या फिर कैसे नियम हम बनाएं ताकि हम अपनी बेटी, माँ बहनों को सुरक्षित रख सकें? देखिए, जो दुर्घटनाएं जो हो रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम माँ भारती की बात करें तो वो भी माँ है, छत्तीसगढ़ महतारी वो भी माँ है। ये पहला ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसको माँ के नाम से ही जाना जाता है, माँ भारती कहा जाता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वह घटना है, मैं उसके लिए बहुत दुखी भी हूँ। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं अच्छा संदेश नहीं देती, लेकिन कहीं न कहीं केंद्र की सरकार ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है और उन्हें विशेष तौर पर कहा है कि आपके कानून को और सख्त और मजबूत बनाइए, और विशेषकर कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कठोर से कठोर नियम आप बनाइए। तो प्रधानमंत्री जी ने सीधे-सीधे सभी घटना वहाँ की है, लेकिन सीधे-सीधे सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है, और जिस तरह कहीं पर यदि लचर कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था को भी ठोस करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन भूपेश बघेल जी ने उल्टा प्रधानमंत्री जी को ही कोसना शुरू कर दिया कि छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की यदि बात करें तो वो इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके प्रदेश में क्या आ रहा है उसको वो आप पहले देख लीजिए। मैंने कल अपने भाषण में भी 2-3 जगह कुछ विषयों का उल्लेख किया था कि जो घटनाएं हुई थी, आप उसके लिए ठोस कानून बनाइए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को चिंतित रहना चाहिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। आपके यहाँ भी जो छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हुई वो कम शर्मसार कर देने वाली घटनाएं नहीं थी। जिससे 14 साल की बेटी के साथ एक जो एसओएस आश्रम में जो घटना हुई, एक 15 साल नाबालिग बच्ची को जिसको रायपुर राजधानी में उसके बाल को पकड़ कर खींच कर उसे घुमाया गया, ये कोई साधारण घटना नहीं है नाबालिग बच्चियों के साथ। तो इस पर सरकार कहाँ पर ठोस कार्रवाई करी, कहाँ पर सरकार मजबूत होकर उन्होंने ये ऐलान कभी किया होगा क्या कि बहनों के लिए विशेष कानून व्यवस्था बनाई जाए या अलग से कोई व्यवस्था बहनों को दी जाए? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चुनाव सामने हैं, बहुत सारी चीज़ें तमाम सरकार कह रही है कि ईडी का शिकंजा धीरे धीरे अब चुनाव जैसे जैसे आएगा कसता जाएगा, हमारे नेताओं को वो लोग डालते जाएंगे, हिरासत में लेते जाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या सच में सरकार में रह के केंद्र की सरकार एजेंसियों का गलत फ़ायदा उठा रही है? संवैधानिक संस्थाओं पर
टिप्पणी करना ये शोभा नहीं देता। माननीय मुख्यमंत्री जी किसके प्रवक्ता बन के बैठे हैं? वो किनकी ओर बात करते हैं? जो लोग जेल में हैं, जो जेल में जो सज़ा काट रहे हैं, उनके पक्ष में मुख्यमंत्री जी बात करते हैं। तो ये इस तरह का रवैया ठीक नहीं है और इस तरह की टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शोभा नहीं देती। इस बार क्या लगता है आपको, बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ेगी या फिर क्या मजबूत चेहरा कौन होगा? क्योंकि चेहरा अब डिसाइड नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ में चूंकि रमन सिंह जी के बाद में और भी वरिष्ठ नेता हैं, अजय चंद्राकर हो गए, धर्मलाल कौशिक जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल हो गए, किस नेता को आप देखती हैं आगे के लिए? या ऐसे तो आपको मीटिंग में जाने का मौका मिलता होगा, लेकिन मजबूती से इस बार किनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की कवायद चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव मजबूती के साथ ही खड़ी रहती है। आपने जो बात कही चेहरे की बात है, तो हम तो कमल छाप के चेहरे पर ही चुनाव लड़ते हैं। हम व्यक्ति को हम देखते ही नहीं हैं कौन सा व्यक्ति है, लेकिन जहाँ पर निशान कमल छाप का है, आदमी उसी पर चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी उसी पर उसी के हिसाब से चुनाव पर खड़े होता है। देखिए, संगठन बड़ी मजबूती के साथ ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देती है जो जिताऊ चेहरा है और छाप एक ही छाप है, कमल निशान है, तो कमल निशान पर ही चुनाव लड़ना है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार तो हमारी ही बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे पास ऐसे बढ़िया मजबूत कार्यकर्ता हैं जो नीचे तक फील्ड में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अपने बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ की जनता खुश है आपसे? देखिए, वो तो आपको जनता से पूछना पड़ेगा। आप यदि आए हैं, जाइए जनता के पास, ज़रूर उनके मन को टटोलिए कि विधायक ने कैसा काम किया है, आपको सच्चाई पता चलेगी। और मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहती, क्योंकि संगठन जिन दायित्वों को तय करता है, आपको वो काम करना है। उन्होंने तय किया कि आपको धमतरी का चुनाव लड़ना है 2018 में, तो निश्चित रूप से पार्टी ने वहाँ पर उतारा और चुनाव लड़े हैं। जो पार्टी निर्देश करेगी कि कौन से दायित्व को आपको संभालना है, वो दायित्व हम संभालेंगे। कितने सीटें ला सकते हैं इस बार? क्या मूल्यांकन है? क्योंकि आप लोग तो हमेशा बातचीत तो करते होंगे, कहाँ पे हम ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं? ऐसा किन किन क्षेत्रों में जहाँ पे, क्योंकि करारी हार हुई थी पिछले बार और इस बार भाजपा चाहेगी कि कम से कम मजबूती से अपना किला फतह करें, तो कितनी सीट अनुमान आप लोग लगा के देखिए, हम तो पूरे 90 सीटों में काम कर रहे हैं। हम तो पूरे काम 90 सीटों में कर रहे हैं। ऐसा ना हो 90 की 90 सीट भाजपा की आ जाए, है ना? तो बड़ी मजबूती के साथ हम लगे हुए हैं। संगठन भी अपनी तैयारी कर रही है, हमारी बड़े नेता भी आ रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है, हमारे कार्यकर्ता सब अपने अपने कामों में लग गए हैं, लगातार संगठन के काम चल रहे हैं और भाजपा की सरकार आएगी। मुद्दे क्या होंगे फिर? मुद्दे क्या होंगे? चूँकि भूपेश सरकार अपना दावा कर रही है कि हमने जो योजनाएं बनाई उसको इम्प्लीमेंट किए हैं, लोग खुश हैं उन सब से, तो भाजपा के लिए मुद्दे क्या होंगे इस बार? घोषणा पत्र आ रहा है, विषय बहुत है, जनता के हित के विषय आएंगे हमारे घोषणा पत्रों में। और इस प्रदेश की सरकार ने जो झूठे वादे किए हैं ना, वो भी हम बताएंगे। आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, महिला स्व सहायता समूह की कर्जा माफ़ करने की बातें सरकार ने कही थी। आज महिला समूह को डिफ़ाल्टर घोषित कर रहा है बैंक। अब उनको लोन भी नहीं मिल रहा है और महिला समूह काम भी नहीं कर पा रही हैं, तो ये तो झूठा वादा हुआ। आज महिलाएं दर बदर भटक रही हैं। तो इस तरह के झूठे वादे करने से काम नहीं चलेगा। ये जब जनता के बीच जाएंगे ना, तो दौड़ा दौड़ा के इन कांग्रेसियों को पूछेंगे क्या हुआ तेरा वादा। कांग्रेस ने ठीक है, 36 वादे किए थे, आप लोग कितने बहुत वादे? लंबा नहीं पूछ ली। हाँ, देखिए, अभी घोषणा पत्र बनेगा, अभी तैयारियां चल रही हैं, तो घोषणा पत्र के अनुसार भी हम काम करेंगे। लोगों से जो वास्तविक है, ऐसे झूठे वादे नहीं, जो वास्तविक है, जो चीज़ें वास्तव में लोगों को उनके लाभ पहुंचाने की है और अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमारी घोषणा पत्र पहुंचेगा, उनके लिए ये घोषणा पत्र तैयार होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थी धमतरी विधायक रंजना साहू जी, जिनसे हमने बातचीत किया यहाँ के आने वाले समय में क्या कुछ उनका एजेंडा होगा। खुलकर उन्होंने हर चीज़ का बेबाकी से जवाब दिया है। इसी तरह के और भी आगे हम सब आपसे मिलवाते रहे यार। तो ये थी रंजना साहू जी, धमतरी विधायक, जिनसे हमने बातचीत की यहाँ के क्षेत्र के मुद्दे, राज्य के मुद्दे और देश में घटित हो रही वर्तमान घटनाओं के ऊपर
इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और आने वाले समय में चुनाव में इनका क्या कुछ रोड मैप होने वाला है, इसको लेकर भी इन्होंने पत्ते अभी फिलहाल नहीं खोले हैं, कुछ दिनों बाद में पता चल जाएगा। हमारा कारवां लगातार चल रहा है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अनुमति दीजिए, नमस्कार।